हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के अध्याय पहला, भोजन यह कहाँ से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाएं कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार के आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं? क्या यह सत्य है? विभिन्न खाद्य पदार्थ के प्रकार। एक क्रियाकलाप 1 है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों का जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त विभिन्न राज्य में रह रहा है तो उससे यह जानकारी प्राप्त करने का कोशिश कीजिए कि वो क्या खाते हैं या क्या नहीं खाते हैं। अपने नोटबुक में एक सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाला विभिन्न खाद्य पदार्थों पर जानकारी सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.1, हम क्या खाते हैं। विद्यार्थी का नाम यानी कि दोस्त का नाम और इसमें पूरे दिन में खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ वो लिखिए। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चित्र 1.1 में दिया गया है। देखिए चित्र 1.1, ये है चावल है, सब्जी है, मछली है। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचें। हम कच्चे चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ या संघटक की आवश्यकता होती है। यानी कि चावल से हमें खाने के लिए भात तैयार करने में क्या क्या की ज़रूरत होती है? दो संघटक पदार्थ, जैसे कि चावल हो गया पहला, तो उसके बाद पानी का आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है, और दूसरी तरफ है दूसरे भोजन बनाने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां जैसे नमक, मसाला, तेल आदि का आवश्यकता होगा। अगर हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के कई चीज़ों की आवश्यकता होगी। क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री चाहिए। सारणी 1.1 में जो चित्र दिया गया है, जैसे कि मछली है, चावल है, सब्जी है, ये सब देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए कि इसे बनाने में कौन कौन से चीज़ों का उपयोग किया गया है। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए और सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए वस्तु के नाम और उसके प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दी गई है। जैसे कुछ वस्तु के नाम है और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री का उदाहरण है, और इसमें पूरा उसको भरना है 1.2 को। कुछ अन्य को इसी सूची में जोड़िए और कुछ अन्य चीज़ें जिसे इसी सूची में जोड़ना है। जैसे कि रोटी किससे बनता है? आटा और जल से बनता है। उसके बाद दाल है, दाल कच्ची दाल नमक, तेल या घी या मसाला से बनता है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? सब्जी हो जाएगा, कच्ची सब्जी, उसके बाद नमक हो जाएगा, उसके बाद तेल हो जाएगा, इसी तरह से मसाला हो जाएगा। ये सब इसमें भरा जाएगा। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हमने विभिन्न व्यंजकों के कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब कह रहा है कि चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ घटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं और ये जो संघटक है ये कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत।
सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ अन्य कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी का स्रोत अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। मतलब फल सब्जी जो है उसका स्रोत का अनुमान लगाना हमें बहुत ही आसानी हो सकती है। यह कहाँ से आता है और ये फल कहाँ से आता है, तो हम सभी जानते हैं पौधा से, निश्चित रूप से पौधा से। गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है? गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है? अपने धान और गेहूँ की खेती में उसके पौधे की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। मतलब कि धान और गेहूँ के पौधे की खेती जो होता है उसमें अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। इसमें हमें अनाज प्राप्त होती है और इससे हमें क्या प्राप्त होती है? अनाज। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मांस, मुर्गी, मछली, झींगा आदि जो है हमें जंतु स्रोत से प्राप्त होता है। ये जो भोजन के स्रोत हैं यानी कि खाद्य पदार्थ का स्रोत है, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, झींगा हो गया आदि जो हो गया, ये सब जंतु स्रोत है, खाद्य पदार्थ के जंतु स्रोत हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत के जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। ये जो 1.3 है उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए और कुछ और उदाहरण अपने से इसमें जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और इसमें जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पौधे के विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी, पौधे के विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल आदि स्रोत हैं। पौधे के विभिन्न स्रोत जैसे कि अन्न हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सब स्रोत है। जंतु से हमें दूध, अंडा, मांस, अन्य जातव, जातव मतलब जीवों से प्राप्त होने वाला उत्पाद प्राप्त होता है। जातव यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाला, जैसे कि ऊन हो गया वस्त्र के लिए, ये जो स्रोत हुआ ये जंतु स्रोत हो गया। लेदर यानी कि चमड़ा से बने वस्तु हो गए, ये सब जातव स्रोत में आते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाली कुछ सामान्य पशु है। गाय है, बकरी है, भैंस है, ये दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है यानी कि जीव है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ये दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन ये सब का प्रयोग संसार के विभिन्न क्षेत्र में यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देती है? और बोल रहा है कि कुछ और जंतु है जो कि हमें दूध देती है। तो दूध देने के लिए हम लोग तो ऊँट का भी दूध निकालते हैं, गधा का भी निकलता है, बहुत सारा जीव है जो कि हमें दूध देती है, लेकिन मुख्य रूप से गाय, भैंस और बकरी का ही दूध का उपयोग सामान्य तौर पर किया जाता है। अब सारणी देख लेते हैं। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन, संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। खाद्य पदार्थ, कच्ची सामग्री और उसके स्रोत है। तो इडली जो है किससे किससे बनता है? चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। इडली के संघटक क्या है? चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। और इसका स्रोत क्या है? चावल का स्रोत क्या है? चावल का स्रोत है पादप। और चिकन करी यानी कि चिकन की सब्जी समझिए एक तरह से, तो उससे क्या क्या बनता है? उसमें बनाने के लिए क्या क्या का उपयोग किया जाता है? चिकन का, उसके बाद मसाला का, उसके बाद तेल या घी का, उसके बाद जल का। यानी कि चिकन करी बनाने में किस किस का उपयोग किया जाता है? चिकन का, मसाला का, तेल या घी का, उसके बाद जल का। और ये जो चिकन है वो जंतु स्रोत है, और जबकि तेल या घी पादप एवं जंतु दोनों स्रोत है। जंतुओं से घी प्राप्त होता है और ये कुछ पादप से भी घी प्राप्त किया जाता है। खीर किससे बनता है? दूध से, चावल से और चीनी से। खीर बनाने में हम दूध, चावल और चीनी का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। और ये दूध जो है जंतु स्रोत है और चावल पादप स्रोत यानी कि पौधे स्रोत है। भोजन के रूप में पौधे का भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्ती
वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भोजन के रूप में खाते हैं या उपयोग करते हैं, जैसा कि चित्र 1.4 में दिया गया है। देख लेते हैं एक बार 1.4 चित्र, पादप के खाने योग्य भाग। इसमें है ये मूल तंत्र। मूल तंत्र में क्या क्या भाग आता है? मूल तंत्र में भाग आता है पहला प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल उसे कहते हैं जो कि सीधे धरती के नीचे की ओर जाता है, सीधे धरती की ओर नीचे की ओर जाता है, ये जो है प्राथमिक मूल है। और द्वितीयक मूल, इसमें प्राथमिक मूल से जुड़े हुए जितने भी शाखा होती है यानी कि मूल होती है उसे द्वितीयक मूल कहा जाता है। जैसे कि ये वाला भाग हो गया द्वितीयक मूल, ये वाला भाग द्वितीयक मूल हो गया। तो मूल तंत्र में कितने भाग होता है? प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल होता है। और मूल तंत्र जो कि धरती के नीचे का भाग होता है, यानी कि धरती में चला जाता है मूल तंत्र। मूल तंत्र से ऊपर का भाग प्रारोह तंत्र कहलाएगा। ये मूल तंत्र है नीचे का, और ये जो है मूल तंत्र है, और इससे ऊपर का भाग प्रारोह तंत्र है। इसमें तना आएगा, ये जो तना है ये आएगा, उसके बाद ये कली आएगा, इसमें पुष्प आएगा, इसमें पत्ती आएगा, इसमें नोड और इंटरनोड आएगा। और नोड और इंटरनोड किसे कहते हैं? नोड उस भाग को कहते हैं जहाँ से कलियाँ निकलती है, जैसे कि ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया नोड, ये वाला भाग हो गया नोड, और ये वाला भाग हो गया नोड, जहाँ से कली निकल रही है। और ये निकल क्या रही है? कली निकल रही है। और ये नोड हो गया दोनों भाग, और इसके बीच के स्थान को इंटरनोड कहते हैं, यानी कि नोड और इंटरनोड के बीच के दो नोड के बीच के दूरी जो हो गया ना, इंटरनोड कहलाता है। ये जो हो गया ये इंटरनोड कहलाता है। कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों के चावल की पिट्ठी में डुबोकर या तलकर पकौड़ी बनाकर खाया होगा। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों का बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं उसकी पत्ती का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में उन संघटकों को छांटिए जिनका स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भाव को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन पौधे और जंतु के अलावा कोई अन्य स्रोत से है। मतलब कि पहेली यह जानना चाहती है कि पौधे और जंतु स्रोत के अलावा हम कुछ और स्रोत से भी भोजन को प्राप्त करते हैं। सारणी 1.4 खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधे हैं। जैसे बैगन का भरता, संघटक इसका क्या है? बैंगन है, मिर्च मसाला के रूप में कोई अन्य। उसके बाद पौधे के भाग जो हमें संघटक देता है, पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है, तो ये क्या है? पौधे का फल है। बैंगन क्या है? पौधे का फल है। और मिर्च मसाला भी किससे है? पौधे का फल से प्राप्त होता है। और उसके अलावा और क्या है? तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य पौधे से। ये जो तेल जो है किससे प्राप्त होता है? सरसों से, मूंगफली से, सोयाबीन से या किसी अन्य पौधे से प्राप्त होता है। और ये उसका क्या है? बीज है। अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है। कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। मतलब कि अपने आसपास के अनजान पौधे का यह देखने का कोशिश नहीं करिए कि वे खाने योग्य है या नहीं। ये पौधे विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दें। मूंग अथवा चने के सूखे बीज को लीजिए और उसे एक पात्र में जल भरकर
एक दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल लें, मतलब ये अगले दिन इस मूंग अथवा चने को जल से बाहर निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें, मतलब बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट लेंगे और उन्हें एक गीले कपड़े से लपेट दें, एक और रख दीजिए। गीले कपड़े से लपेट कर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों को कुछ परिवर्तन देखते हैं, यानी कि आप जो बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? क्या बीज से बाहर एक छोटी सी संरचना निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गया है, जैसा कि चित्र 1.5 और 1.6 में दिखाया गया है। ये देखिए अंकुरित बीज के बारे में बताया गया है 1.5 में। ये साबुत मूंग एवं अंकुरित मूंग है। ये पहले का मूंग है जो कि सही से सूखा हुआ था, और उसके बाद ये अंकुरित मूंग है जिसे जल में भिगो कर रखा गया है। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोए और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ एक छोटा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं, और ये जो अंकुर है उसे सावधानी से धोकर आप खा सकते हैं। ये उबाले भी जाते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाकर खाए जाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, और इन्हें कुछ मसाला मिलाकर इसे स्वादिष्ट अल्पाहार बनाया जा सकता है। ये है चना, जो कि अंकुरित से पहले है, और चना अंकुरन के बाद है, यानी कि अंकुरित होने के बाद ये चना से सफ़ेद अंकुरित निकलने लगती है, अंकुरन निकलने लगता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फलों से मकरंद या मीठे रस एकत्रित करती है, मकरंद या मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। पूछा जाएगा कि मधुमक्खी जो होता है पुष्प से क्या एकत्रित करती है? मकरंद, मकरंद यानी मीठा रस। मीठे रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। और अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध रहता है, और ये जो फूल से जो मकरंद एकत्रित होता है ये वर्ष के कुछ समय ही एकत्रित किया जा सकता है, क्योंकि पूरे वर्ष भर फूल खिलता नहीं है। अतः मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि वह पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ये मधुमक्खी जो है ये मकरंद को क्यों एकत्र करती है? क्योंकि उसे वर्ष भर उपयोग करना होता है। हम ऐसे छत्ते से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में ऐसी पालतू पशु है जिनकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी। फिर आपको इनकी जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट को खाते देखा है? यह है गिलहरी जो कि अखरोट खा रही है। क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखिए हैं। इनमें से कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5 जंतु और उसका भोजन। भैंस क्या क्या खाती है? खली, घास, भूसा, अनाज, पत्ती आदि खाती है। बिल्ली, बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, दूध, पक्षी। छोटे जंतु, दूध और पक्षी को खाती है बिल्ली। चूहे को भी खाती है, तो छोटे जंतु में क्या आ जाएगी? चूहा आ जाएगी। और चूहा क्या खाता है? अनाज खाता है। चूहा अनाज खाता है। और शेर क्या खाता है? दूसरे जंतुओं को खाता है। बाघ क्या खाता है? दूसरे जंतुओं को खाता है, शिकार करके खाता है। मकड़ी क्या खाता है?
अपने से छोटे मक्खी और बहुत सारे जीवों को खाता है। जाल बुनकर पकड़ता है और उसे खाता है। छिपकली क्या खाती है? छिपकली भी छोटे छोटे कीट पतंगों को खाता है। और गाय क्या खाती है? गाय भी घास, खली, पत्ती आदि अनाज उनाज भी खाती है। मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य सर्वाहारी होता है। ये छोटे जंतु, अनाज, ये लगभग हर एक प्रकार की चीज़ों को खाता है। तितली फूलों में उपस्थित मकरंद को खाती है। कौवा भी सर्वाहारी जंतु होता है जो कि मांस और शाक दोनों खाता है। मांस और पत्ती सभी खाती है। क्रियाकलाप 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान दीजिए और इसके जंतुओं 3 वर्ग में विभाजित कीजिए। 1.5 जो सारणी देखे थे अभी, उसको 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे यानी कि पादप उत्पाद खाते हैं, जिन्हें शाकाहारी कहते हैं। यानी कि केवल इसमें से पूछा जाएगा कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल पौधे एवं पादप उत्पाद को खाते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणी को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है। ये वर्ग क्या है? तो इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। मतलब इनमें से कुछ ऐसे जंतु हैं जो केवल मांस खाता है, मतलब कि दूसरे जीव को खाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतु को जानते हैं जो भोजन जंतु और पौधे दोनों से ही प्राप्त करते हैं? क्या आप ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पादप और जंतु दोनों हो? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। मतलब जो जंतु पादप और जंतु दोनों को खाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। अब आप इन्हीं सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्ग को लिखें। सारणी 1.6 शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगी, बकरी हो जाएगी। उसके बाद शेर, गीदड़, उसके बाद बाघ, ये सब किस में आ जाएगा? मांसाहारी में आ जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? सर्वाहारी में कौवा होगा, मनुष्य होगा, उसके बाद क्या होगा? कुत्ता होगा। ये सभी जंतु सर्वाहारी में आते हैं क्योंकि वे क्या खाते हैं? घास भी खाते हैं और मांस भी खाता है। यानी कि घास खाने का अर्थ है केवल घास ही नहीं, जंतु उत्पाद और पादप उत्पाद दोनों को खाता है। जैसे कि चावल, गेहूँ, ये सब जो है पादप उत्पाद है, और जंतु उत्पाद मांस, दूध, ये सब हुआ। तो ये दोनों को खाने वाला सर्वाहारी कहलाता है। पहली यह जानना चाहती है कि सारणी 1.6 भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मनुष्य को सर्वाहारी वर्ग में रखेंगे। मनुष्य को हम किस वर्ग में रख सकते हैं? सर्वाहारी वर्ग में। हम जानते हैं कि हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। अब कुछ शब्दावली है जिसका उपयोग हम जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। प्रमुख शब्द है जैसे संगठक, इसका अर्थ क्या होता है? संगठक का अर्थ होता है जिससे कोई पदार्थ बना होता है। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि चावल जो चावल होता है उसका संगठक क्या है? चावल का संगठक कच्ची चावल, उसके बाद पानी है, उसको हम गर्म करके चावल बनाते हैं। उसके बाद है खाद्य क्या होता है? जिनका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, खाद्य कहलाता है। मकरंद क्या होता है? पुष्प का मीठा भाग। पुष्प में एक मीठा द्रव पाया जाता है जिससे आकर्षित होकर मधुमक्खियाँ पुष्प पर बैठती है और उससे परागन की क्रिया होती है, और ये मकरंद को एकत्रित करके अपने छत्ते में मधुमक्खियाँ रखती है भोजन के रूप में। उसका उपयोग हम लोग शहद के रूप में करते हैं। अंकुरित बीज क्या होता है? बीज को हम जब पानी में 1 या 2 दिन के लिए फूलने के लिए रख देते हैं तो उससे एक श्वेत रंग का कली निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है। बीज अंकुरित बीज कहा जाता है। और मांसाहारी का अर्थ होता है जो केवल जंतुओं को खाता है। शाकाहारी का अर्थ होता है शाक, यानी कि पौधे के स्रोत से भोजन को प्राप्त करने वाला। और मांसाहारी का अर्थ होता है जंतु स्रोत से भोजन को प्राप्त करने वाला, यानी कि जंतुओं को खाने वाला।
और ये सर्वहारी का अर्थ होता है जो जंतु और पादप दोनों के उत्पाद को खाए, यानी कि पादप को भी खाए और जंतुओं को भी खाए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ है और अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।